तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं और हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 जो दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते थे, हम होल स्क्वायर फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे हमने अगले स्टेप में +1 और -1 कर दिया ताकि हमारा होल स्क्वायर बन सके। अब 3 + 1 को हमने 4 लिख दिया और माइनस साइन कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा अंदर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ये किसके बराबर होता है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। और 4 जो है उसको हमने 2 स्क्वायर लिख दिया। तो अब ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, जिसकी वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स x बाय a। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय 2 प्लस c। ऑल राइट, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। Three friends go for a coffee. They decide who will pay the bill by each tossing a coin and then letting the odd person pay the bill. ठीक है, दिया है यहाँ पे odd person जो होगा वो बिल पे करेगा। यहाँ पे odd का मतलब क्या है, 1 3 5 7 वाला odd नहीं है, इस odd का मतलब है odd one out वाला। तो odd one out हमें पता कैसे चलेगा, आगे पढ़ते हैं। देयर इज नो ऑड पर्सन इफ ऑल 3 टॉसेस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। सीधी सी बात है, अगर 3 टॉस कर रहे हैं और तीनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, जैसे तीनों में हेड 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 आ रहा है या तीनों में टेल 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 आ रहा है, तो कोई भी ऑड पर्सन नहीं निकला। हाँ, तो आगे क्या दे रखा है, इफ देयर इज नो ऑड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड। पहले राउंड में कोई भी ऑड पर्सन नहीं है, इसका मतलब पहले राउंड में हमारे पास कोई भी ऑड पर्सन नहीं निकला है जो बिल पे करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड राउंड करेंगे। एंड दे कंटिन्यू टू डू सो अंटिल देयर इज एन ऑड पर्सन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड ऑफ टॉसेस आर मेड। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझते हैं। 3 फ्रेंड है और तीनों एक कॉफी कैफे में गए हैं जहां पे इन्होंने कॉफी ऑर्डर करी, लेकिन तीनों ने डिसाइड किया कि बिल हम लोग इंडिपेंडेंटली नहीं पे करेंगे। बिल कैसे पे करेंगे, हम लोग टॉस करेंगे एक कॉइन का और उसमें तीनों में से जिसका रिजल्ट एकदम अलग आएगा, मान लेते हैं 2 का टेल आया और 1 का हेड आया, तो जिसका हेड आएगा वो बिल पे करेगा। तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि तीनों का हेड 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 आ गया या तीनों के टेल 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 आ गए। तब इन्होंने क्या कहा है कि हम लोग सेकेंड राउंड करेंगे और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कोई ऑड नहीं मिल जाता। हो सकता है कभी इन लोग के पास हेड हेड टेल आ जाए, तो जिसके पास टेल आया है वो वाला पर्सन कॉफी का बिल पे करेगा। सिमिलरली मान लेते टेल पहले का आ गया, दूसरे 2 के हेड आ गए, तो जो पहला पर्सन है वो पे करेगा। तो अब क्या करना है, यहां पे हमें बताया है कि प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड ऑफ टॉसेस आर मेड, ये पूछा हमसे। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले राउंड में हमें कोई भी और पर्सन नहीं मिलेगा राउंड 1 में, तभी तो दूसरा टॉस होगा। और दूसरे टॉस में भी हमें कोई ऑड पर्सन नहीं मिल रहा है, तभी तो तीसरा राउंड होगा। तीसरे राउंड में हमें पता चल गया कि बिल कौन पे करेगा, यानी हमें ऑड पर्सन पता चल गया। तो 3 टॉस होने चाहिए एग्जैक्टली। तो आइए इसको देखते हैं कैसे किया है। तो हमने यहाँ पे लिख रखा है P नॉट ऑब्टेनिंग एन ऑड पर्सन इन सिंगल राउंड। मान लेते हैं जो पहला राउंड हमारा आया है उसमें हमारे पास तीनों के हेड 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 आ गए या तीनों के टेल 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 आ गए। तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती, 1/2 होती। तो वही पे हमने यहाँ लिखा है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। यहाँ 1/4 हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई कि हमें पहले या सिंगल राउंड में कोई भी ऑड पर्सन नहीं मिला है। अब ये कैसे पता करेंगे कि हमें ऑड पर्सन मिल गया है एक सिंगल राउंड में, किसी भी एक सिंगल राउंड में एक ऑड पर्सन मिल गया है। तो इसकी चांसेस तो कई सारी हैं, क्योंकि या तो हेड हेड टेल आ सकता है या टेल हेड टेल आ सकता है या हेड टेल हेड, काफी सारे पॉसिबिलिटीज बन जाएंगे, क्योंकि एच 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 को एक्सक्लूड करना है और टी 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 को। तो क्यों ना हम 1 में से इन 2 केसेस को माइनस कर दें, यानी कि 1 माइनस 1/4 कर दे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक सिंगल राउंड में हमारे पास आ रहा है ऑड पर्सन। तो यही हमने यहाँ पे किया है। 1 माइनस 1/4 हमारा 3/4 क्या आ गया, ऑब्टेनिंग एन ऑड पर्सन इन सिंगल राउंड। क्योंकि इस तरह से निकालने जाते तो काफी टाइम लग जाता,
तो इसीलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाई, क्योंकि पी ए प्लस पी ए नॉट हमें पता है क्या होता है, 1 के बराबर। यही चीज का यूज करके हमने यहाँ पे 3/4 निकाल लिया। अब हमसे पूछे हैं एग्जैक्टली 3 राउंड होंगे, इसका मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, पहले राउंड में हमारे पास कोई भी ऑड पर्सन नहीं मिला है, उसकी 1/4, दूसरे में भी नहीं मिला है, और तीसरे में हमें ऑड पर्सन मिल गया है और हमें पता चल गया है कि कॉफी का बिल कौन पे करने वाला है। तो ये हो जाएगा 3/4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 3/64 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, इसको अलग से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 के सेकेंड पार्ट पे। इसमें पूछा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ 2 आइटम्स ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 6 आइटम। एक अर्न है हमारे पास, उसमें 6 आइटम है जिसमें 2 डिफेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है 4 क्या हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव। Assume that the items are identical in shape and size. सारे आइटम्स एक जैसे दिखने वाले हैं, और 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट पूछा है, एक एक करके निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होता है, हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं वो सारे वापस हम जैसे ही निकालते हैं वैसे ही वापस डाल देते हैं, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में इसका हमने आइटम निकाल दिया है और वापस नहीं डाला है। तो आइए आगे देखते हैं इसमें क्या पूछा है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ 2 आइटम्स। तो मीन के बाद यहाँ क्या दे रखा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रैंडम वेरिएबल। लेट एक्स डिनोट नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा हो गया, रैंडम वेरिएबल का। तो अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, 2 डिफेक्टिव हैं और 4 नॉन डिफेक्टिव। अगर px0 की बात करें, इसका मतलब एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है, क्योंकि x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, इसलिए 0 का मतलब यहां हो गया कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है। तो हम 2 चॉइसेस कैसे करेंगे, पहला निकाला तो 4/6 हो गया, और क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये दूसरा जब हम निकालेंगे इसमें से तो 3/5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफेक्टिव से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले ही दे दिया है x इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे बात हो रही है नॉन डिफेक्टिव आइटम्स की। तो 2/5 आ गया। x इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, एक डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव। इसका मतलब मान लीजिए पहले डिफेक्टिव आइटम निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 इंटू नॉन डिफेक्टिव निकाला तो 4/5, क्योंकि एक पहले ही निकल चुका है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम नॉन डिफेक्टिव निकाल लें 4/6 इंटू 2/5। अब ये 2 बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2/6 इंटू 4/5 कर दिया, यानी ये 8/15 आ गया। अब अगला है px इक्वल टू 2, इसका मतलब दोनों आइटम्स हमारे डिफेक्टिव हैं और दे ही रखे हैं 2 आइटम्स, तो उसमें से दोनों तो निकाल लेंगे। पहले 2/6 हो गया, और क्योंकि एक निकल चुका है एक ही बचा है तो 1/5 हो गया, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/15 आ गई। अब मीन में हमें क्या करना होता है, एक हमें चार्ट बनाना होता है जिसमें x, p और px का होता है हमारे पास कॉलम, और सबका हम समेशन करते हैं। पहला आ जाएगा 2/5 इंटू 0, दूसरा क्या आ गया 8/15 इंटू 1, और तीसरा 1/15 इंटू 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ गया 2/3, और यही हमारा इसका मीन है। तो चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 की ओर। इसका पहला पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का है और काफी बच्चे इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन में ही फंसते हैं। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करना है एक बार देखते हैं। लिमिट दे रखी है π/6 से π/3 तक dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 10x। तो जब भी tan cosec ये सब दिया हो तो सिंपली आप उसको साइन और cos के टर्म्स में लिख दिया करिए। तो यहाँ पे अंडर रूट 10x को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट साइन x अपॉन cos x। अब इस पूरे को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा,
अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx। और इसको हम मान लेते हैं आई है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज कर रहे हैं, लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो a प्लस बी हमारा क्या हो गया, a तो हमारा पाई बाय 6 है और b हमारा पाई बाय 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो पाई बाय 2 आ जाएगा। तो हमारा पाई बाय 2 माइनस एक्स हमने सब जगह रिप्लेस कर दिया, तो जहां जहां पे रिप्लेस करना था हमने कर दिया और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। इसको और पहली वाली को हम ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 2i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक, और ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गया तो उसको हमने कैंसिल करके 1 लिख दिया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के dx के रिस्पेक्ट में x होता है, तो 2i इज इक्वल टू x पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो हमारे पास पाई बाय 6 आ गया। तो i की वैल्यू क्योंकि हमें बतानी थी तो ये आ जाएगी पाई बाय 12 के इक्वल। i हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 10x, इसकी वैल्यू आ गई पाई बाय 12। तो फ्रेंड्स आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 के सेकंड पार्ट पे, और ये दे रखा है इवैल्यूएट लिमिट 0 से 4 दे रखी है, इंटीग्रेट करना है हमें मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। अब इसको क्या करते हैं, हम पहले लिमिट्स को ब्रेक कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारा fx क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 के इक्वल। इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव होगा और कहीं कहीं ये नेगेटिव भी होगा। और ये पता कैसे चलेगा कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, मान लेते हैं हम x की जगह 1 रख रहे हैं तो 1 माइनस 1 0 आ गया। अगर हम x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रखते हैं तो हमारी जो वैल्यू है फंक्शन की वो पॉजिटिव आने वाली है, और अगर हम x की वैल्यू लेस देन 1 रखते हैं, यहाँ पे रख के देख लीजिए -2 -3 तो नेगेटिव आएगी, इसलिए हमने माइनस ऑफ x माइनस 1 लगा दिया। तो इसका मतलब हमें ब्रेकिंग पॉइंट क्या मिल गया, 0 से 1 तक और फिर 1 से 4 तक। क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर लिमिट a टू b दे रखी है एफ एक्स डी एक्स, तो इसको अगर ब्रेक करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व किया है एक बार देख लेते हैं, और आपको सिंपल उसको इंटीग्रेट करना तो आता ही है। 1 का हो जाएगा x और x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, फिर उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाई तो इसको पूरा सॉल्व किया तो आंसर हमारा 5 आ गया। ऑल राइट, ये आपको क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया है। यहाँ पे हमने इसको रिड्यूस कर लिया है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q फॉर्म में। तो हमारा dx अपॉन dy क्या आ गया, y माइनस x अपॉन y। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो dx अपॉन dy प्लस 1 बाय y टाइम्स ऑफ x हमारा y के बराबर आ जाएगा। तो यहां से हमारा p क्या आ गया 1 बाय y और q क्या आ गया y के बराबर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, इसका फॉर्मूला होता है e टू द पावर p dy। तो p की जगह हमने 1 अपॉन y रख दिया तो ये हो जाएगा e टू द पावर log ऑफ y। और ये हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि e टू द पावर log ऑफ y है अगर, और बेस नहीं दे रखा है तो हम इसको मान लेंगे e, तो उस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा y। तो अब हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। ये जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला दे रखा है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने y रख दिया, q भी y है, तो x इंटू y क्या आ गया y क्यूब अपॉन 3 प्लस c के बराबर, और ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। और इसमें अब सेकंड पार्ट भी दे रखा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देख लेते हैं ये हमारा फॉर्म कौन सा है। ये फॉर्म है हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब ये पता कैसे करेंगे, जब भी हमारा dy अपॉन dx
कुछ इस तरह आ जाएगा f ऑफ y बाई एक्स। सब जगह अगर y बाई एक्स आ रहा है तो ये हम मान लेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्योंकि हमें पता चल गया कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स लिख देंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। तो जहां जहां पे dy बाई डी एक्स था वहां पे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स लिखा, और जहां जहां पे y था वहां vx लिख देंगे। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये v वाले टर्म्स एक तरफ, x वाले टर्म्स एक तरफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। और क्योंकि log x इधर भी आ रहा है और इधर भी हमारा log के टर्म्स में आ रहा है, तो जो हमारा कांस्टेंट टर्म है c, उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम प्लस log ऑफ c लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ गया y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला है क्वेश्चन 30, और ये एलपीपी का क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज z इक्वल टू 400x प्लस 300y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दे रखे हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, x लेस देन इक्वल टू 40 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है हमारे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आइए पॉइंट्स प्लॉट करते हैं कैसे होगा ये। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 है, तो एक बार अगर हम 0 रखें x की जगह तो y आ जाएगा 200, और अगर 200 रखें x की जगह तो y 0 आ जाएगा। पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए क्या लिखते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल टू 200 करके लिखते हैं, ताकि हमें दो पॉइंट्स पता चल जाए। इसी तरह यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 40 है, तो x इक्वल टू 40 हमारी लाइन हो गई। x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 दिया है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 20 हमारी एक लाइन हो जाएगी। अब पॉइंट्स को प्लॉट किया तो हमारे पास एक फीजिबल रीजन आएगा। देखिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 कौन सी लाइन है, ये वाली, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। लेस देन इक्वल टू 200 का मतलब ये नीचे की तरफ पॉइंट्स इसके आ रहे हैं। फिजिबल रीजन इसका आ रहा है। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 जो लाइन है उसका फिजिबल रीजन हमारा नीचे की ओर आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 200 दिया है। बात करें अगर x लेस देन इक्वल टू 40 की, तो ये वाली लाइन हमारी x लेस देन इक्वल टू 40 है, इसका फिजिबल रीजन भी पीछे की ओर ही आएगा। अब बात करें x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 की, तो उसका फिजिबल रीजन हमारा कौन सा आ जाएगा, ये वाली लाइन है हमारी x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 की। क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, तो इसका रीजन ऊपर की ओर को जाएगा। अब तीनों लाइन में आपको देखना है कि कॉमन फिजिबल रीजन कौन सा है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, सारे कॉर्नर पॉइंट्स लोकेट कर लेंगे और इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे। कौन कौन से आ गए हमारे, 20, 180, 40, 160, 20, 0 और 40, 0। तो सबकी वैल्यू हमने z की निकाली, तो सबसे हाईएस्ट क्या आ रही है हमारी 64,000, क्योंकि हमें z को मैक्सिमाइज करना था, क्वेश्चन में दिया है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 64,000 ही है। और वो कहां पे हो रही है, जब x इक्वल टू 40 है और y इक्वल टू 160 है। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे आंसर लाइन, मैक्सिमम प्रॉफिट अकर्स एट x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 160, और प्रॉफिट मैक्सिमम क्या है वो भी लिख देंगे। यही हमारा इसका आंसर है। क्लियर? So friends, moving on to our next question, question number 31. Find integration of x cube plus x plus 1 upon x square minus 1 dx. तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा इसको नॉर्मलाइज करने के लिए डिवाइड कर लेते हैं। आपको डिवीजन तो आता ही होगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाहर लिखा और अंदर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। इसको अगर हम x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये माइनस ये प्लस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। इसको इतना ही रहने देते हैं। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू
क्या करते हैं हम, क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे इनटू हमारा रिमाइंडर ऊपर रहेगा और नीचे डिविजन। यहाँ पे चाहे तो प्लस भी लगा सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा क्या आ गया, इंटीग्रल x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस बी ए माइनस बी, वही यहाँ पे लिख दिया है x माइनस 1 और x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस x को तो हम आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हो जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 को कैसे इंटीग्रेट करना है। इसको कैसे करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1 लिख दिया प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर 2x प्लस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। हमारा डिनोमिनेटर कहाँ गया, कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, क्योंकि इसका एलसीएम लेंगे तो इधर की तरह सेम आएगा, तो दोनों कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर ही केवल बचा हमारे पास। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, एक बार x की जगह 0 रख देते हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 1 हो गया, a टाइम्स 0 प्लस 1 a हो गया और ये माइनस b हो गया। सिमिलरली एक बार x की जगह माइनस 1 बाय 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, अगर माइनस 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बाय 2 माइनस 3b बाय 2। इसको और थोड़ा सिंपल टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इनको दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व किया तो हमारे पास a 3/2 आ गया और b 1/2। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करते हैं। x की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे अगर कोई भी टर्म हमें दे रखा है डिनोमिनेटर में x माइनस 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 1। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ x प्लस 1, और कांस्टेंट टर्म वैसे ही रहेंगे। अब अगले स्टेप में हमने क्या किया, ये जो 3 दे रखा था वहां पे एक प्रॉपर्टी लगा ली, n log a क्या होता है हमारा, log ऑफ a टू द पावर n। तो हमने उस 3 को ऊपर भेज दिया यहाँ पे, तो ये क्यूब हो गया, और बाकी एज इट इज रहेगा। 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी कॉमन, तो दोनों को कॉमन ले लिया, अंदर बचा log ऑफ मॉड x माइनस 1 क्यूब इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, log a प्लस log b इक्वल टू log ऑफ a इंटू b, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।